उत्तर प्रदेश के जिला कौशाम्बी का एक थाना लगता है महवा घाट। महवा घाट थाना क्षेत्र में एक राजा का पुल है जो कि यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है। 18 मई 2025 की देर रात की ये बात है। एक कार यहाँ पर आकर रुकती है। कार में उत्तर प्रदेश में तैनात एक दरोगा बैठा हुआ था। दरोगा अपनी कार से उतरता है। उतरने के बाद चारों तरफ देखता है और जब देखता है कि सुनसान इलाका है, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, यहाँ पर कोई नहीं है दूर दूर तक, तभी वह अपनी कार की खिड़की खोलता है। खिड़की खोलने के बाद एक मान सर निकालता है। सर होता है एक महिला का, और उस महिला के सर को वो उसके बाल पकड़ता है और बाल पकड़ने के बाद उसे पूरी ताकत से घुमाता है और ये घुमाने के बाद नदी में फेंक देता है। उसका मकसद था कि यह नदी में बह जाएगा, यहाँ से दूर चला जाएगा। अब उसके बाद फिर दोबारा से खिड़की खोलता है। खिड़की खोलने के बाद नग्न अवस्था में एक लड़की की लाश थी उसमें। उस लड़की की लाश को बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद अब उस लाश को फेंकने का नंबर था, क्योंकि सर तो हल्का था इसलिए उसने पहले सर को फेंक दिया और बाकी जो हिस्सा बचा हुआ था वो भारी था। आखिरकार उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि उसे उठाकर यूं ही फेंक देता। उसने कोशिश की, उसको उठाया। उठाने के बाद अब जैसे वह फेंकने की कोशिश कर रहा था, इसी बीच में एक कार और निकल के गुजरती है। जैसे ही कार गुजरती है, उस कार की जो लाइट थी दरोगा पर, उस लाश पर पड़ जाती है। और जैसे ही उस लाश यानी पैर जो और दरोगा पर जो लाइट पड़ती है, तब दरोगा घबरा जाता है, डर जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसे लगता है कि जो कार में बैठे हुए थे जरूर उन्होंने देखा होगा, क्योंकि चोर के जो पांव होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं। वो डर जाता है, उस लाश को वहीं छोड़ देता है। छोड़ने के बाद अपनी कार में बैठता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। बार बार पीछे देख रहा था, कभी साइड के मिरर में देख रहे थे तो कभी इस साइड के मिरर में देख रहा था, कभी वो सामने वाले मिरर में देख रहा था। देखने के बाद ये कोशिश कर रहा था कि ऐसा तो कहीं नहीं है, वो कार उनका पीछा तो नहीं कर रही है। वो भागता रहता है, भागता रहता है, लेकिन पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तो इस घटना को लगभग 10 साल बीत जाते हैं और तारीख आती है 24 सितंबर 2025। फिर वहां मामला अदालत में पहुंच जाता है और अदालत यह कहती है कि यह कितना ही भाग ले, उसको तब तक सलाखों के पीछे रखो जब तक इसके प्राण ना निकल जाए। यानी कि मरकर भी अब जेल से बाहर नहीं निकल सकता। इससे पहले नहीं कि आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो दरोगा कौन था, साथ ही वो लड़की कौन थी जिसकी लाश को फेंका जा रहा था। लाश का बाकी हिस्सा तो मिल जाता है, लेकिन सर आज तक भी नहीं मिल पाया है। भले ही साल यानी भले ही 10 साल हो गए होंगे। आदाब नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई कैलाश कुमार आज की जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह उत्तर प्रदेश जिला कानपुर का एक थाना लगता है नजीराबाद। और नजीराबाद थाना क्षेत्र में एक चौकी लगती है गुमटी, यानी गुमटी नंबर 5 पर यह चौकी का नाम है। दरअसल यहाँ पर एक मशहूर होटल है और मशहूर होटल में काम करने वाली एक इस नाम की लड़की होती है जो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। वो जैसे ही अपने घर की तरफ जा रही थी, थोड़ा अंधेरा सा हो चुका था। इसका जो लड़के का घर लगता है वह कानपुर का ही एक थाना लगता है, काकादेव। और काकादेव थाना क्षेत्र का एक नवीन जो नगर है, और नवीन नगर में एक एल ब्लॉक में इस लड़के का घर होता है। जैसे यह लड़की चौकी गुमटी नंबर 5 की तरफ से गुजर रही थी, उसे सर्किल उसके एरिया से गुजर रही थी, इस लड़की के पास से 2 लड़के आते हैं और लड़के आने के बाद इसे पर्स छीनते हैं और वो पूरी ताकत से भाग लेते हैं। हालांकि इस लड़की ने खूब चीखने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी चीखों की आवाज बाकी लोगों तक नहीं पहुंची, क्योंकि बाकी लोग निकल के घरों से आए नहीं और चोर आसानी से भाग जाते हैं। लड़की परेशान हो जाती है, रोने लगती है। अब रोते रोते वो सोचती है कि करूं तो क्या करूं, कि पर्स के अंदर जरूरी कागजात भी थे, पर्स के अंदर ही उसका मोबाइल भी था और पर्स के अंदर भी पैसे भी थे। घर कैसे जाएगी यही सोच रही थी। लेकिन तभी उस लड़की के दिमाग में आता है कि एक काम करते हैं, नजदीकी पुलिस स्टेशन चलते हैं। आसपास के लोगों ने कहा, मैडम आप बिल्कुल परेशान मत हो, यह गुमटी नंबर 5 चौकी है ना, बिल्कुल बिल्कुल पास में ही है। आपको वहां जाना चाहिए और वहां जाने के बाद अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए, ताकि जो भी इसमें चोर होंगे वो पकड़े जा सके। लड़की की बात समझ में आ जाती है। ईसा यहाँ से नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद दरोगा साहब से मुलाकात करती है। जो चौकी इंचार्ज होते हैं ना, उसका ज्ञानेंद्र सिंह होता है, जो की दुर्गा से बात करती है और कहती है कि साहब 2 चोर आते हैं, मेरा पर्स छीन के यहाँ से चले जाएंगे और उसमें जो कागजात रखे हैं, मेरा मोबाइल भी रखा हुआ है और कुछ पैसे भी थे, आप इसे देख लीजिए। अब उस लड़की ने जैसे ये बात की, लड़की ने ये बात कहने के बाद दरोगा जी ने पूछा कि आपका नाम क्या है। लड़की ने कहा कि मेरा नाम ईसा सचान है
और दरअसल इसके पिताजी इंजीनियर्स भी साथ साथ में थे और उसने पूरे घर की जो जानकारी दी, उन्होंने कहा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझ पर पूरा भरोसा रखो, मैं तो जो तुम्हारा पर्स हर हाल में किसी भी कीमत पर ढूंढ के लेके आऊंगा। दरोगा ने जब उस लड़की को तसल्ली दी, और तसल्ली ना केवल बल्कि उस लड़की को घर तक भी छुड़वाया कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, और फिर आकर मुझे मिलना है, मैं अपनी तरफ से जांच करता हूँ। लड़की को थोड़ी तसल्ली हो जाती है, और तसल्ली होने के बाद दरोगा जी ने अपनी पूरी जान पूरी ताकत लगा दी उन दोनों चोरों को ढूंढने के लिए। आखिरकार वो दोनों चोर है कौन? हालांकि पुलिस उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की थी, और दरोगा ने ये कहा कि आप एफआईआर दर्ज मत कराइए, लेकिन मैं तुम्हारे उन चोरों को जरूर पकड़ दूंगा। आखिरकार दरोगा जी भी लग गए अपने काम में। 11 अप्रैल 2015 को एफआईआर दर्ज करा ली जाती है। देखिए बात कहाँ की है, और एकदम जादू से प्रकट हो जाते हैं दोनों चोर। एक चोर का नाम होता है ज्ञान प्रकाश और दूसरे का चोर का नाम होता है छोटू यादव। दरअसल उनके पास में ही मोबाइल पाया गया था, और यहीं से सभी चोर भी थे। अब यह बात जब लड़की सुनती है तो लड़की बहुत खुश होती है, सारा सामान उसको मिल जाता है, वो इतना खुश होती है कि दरोगा जी थैंक यू बोलती है। दरोगा जी भी इसलिए खुश थे क्योंकि दोनों की जो कम्युनिटी थी, दोनों की जो कास्ट जो थी वो भी एक थी। दरोगा जी भी कहीं ना कहीं उन लड़की को देखकर खुश हो जाते हैं, और बीच बीच में लड़की से लगातार संपर्क भी कर रहे थे। कभी उसके होटल वो ले जाया करते थे जहां भी रिसेप्शन का काम कर रही, और जब दोस्ती थोड़ी अच्छी सी हो जाती है तो दरोगा साहब उस लड़की के घर भी चले जाते हैं। दोनों की दोस्ती थोड़ी गहरी हो जाती है। लड़की ने अपने परिवार वालों से की, और दरोगा जी अपने घर वालों से बात की। आखिरकार यहाँ से दोस्ती दोस्ती प्यार प्यार के बाद ये फैसला करते हैं कि क्यों ना हम दोनों शादी कर ले तो कैसा रहेगा। इसलिए शादी की बात आती है, घर परिवार वालों से बातचीत की, और बातचीत होने के बाद आखिरकार 10 मार्च 2013 को दोनों की यानी शादी हो जाती है। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, सॉरी 15 में, और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी होती है। लड़की के परिवार के सभी लोग शामिल होते हैं, लड़के के परिवार के लोग भी सब शामिल होते हैं, और एक साल कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि खुशियों का यह दौर था। एक साल जैसे होता है, एक साल के बाद एक बेटी पैदा होती है, उस बेटी का नाम रखा जाता है सनाया, और सनाया का नाम रखा जाता है, और सब कुछ जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था, बेहतरीन चल रहा था। अचानक ही इस लड़की के पास एक खबर पहुंचती है। खबर कुछ इस तरह से थी कि क्या ईसा आप बात कर रही है? वो कहती है हाँ मैं ईसा बात कर रही हूँ। वो कहा जाता है कि देखो ईसा, अगर जो भी है तुम अपने सतर से पता कर लेना, लेकिन एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, यह देना चाहता हूँ कि दरोगा जी का नाम ज्ञानेंद्र सिंह है, जो कि मूल रूप से चित्रकूट के गांव लगता है छीमी वाला, वहां का रहने वाले हैं, और मैंने इसके बारे में पूरी तरह से पता कर लिया। दरअसल ये शादीशुदा है और उनके दो बेटे बच्चे भी हैं, और इनकी जो पत्नी का नाम है वो नीलम नाम है, जो कि मध्य प्रदेश की सतना की रहने वाली है। जब इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली तो शुरुआत में तो ऐसा लगा कि झूठ बोला जा रहा है, लेकिन ईसा सचान ने अपनी तरफ से पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश की, और जब पता चला गया तो बाकी सचमुच में यह पता चलता कि दरोगा साहब जो पहले से ही शादीशुदा है, और उनके दो बच्चे भी हैं, और यहाँ पर उनकी बेटी भी पैदा हो गई। अब लड़की क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आ रहा उसको। तभी से उस बेटी की उस लड़की इतना गुस्सा करती है, और गुस्सा करने का मतलब था कि दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। हालांकि दरोगा साहब ने समझाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन जो कोशिशें की थी नाकामयाब हो जाती है, इसलिए क्योंकि उन्होंने धोखा देकर ये जो शादी की थी। अब बेटी को जो नाम था सनाया, उन्होंने कहा कि इसका जन्म प्रमाण पत्र बनवा दीजिए। बात प्रमाण पत्र बनवाने की आती है तब उस लड़की के पिता का नाम ज्ञानेंद्र सिंह ही लिखा जाता है, लेकिन जब बात माँ के नाम की आती है तो माँ का नाम ईसा सचा लिखकर नीलम भी लिखवाने की कोशिश की जा रही थी, और ये बात ईसा को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है, और इस बात पर इनमें दोनों में और ज्यादा कहानी सुनी हो जाती है। अब झगड़े की कोई वजह नहीं थी, यानी कि बेवजह भी झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, और इतने झगड़े शुरू होते हैं कि दोनों में कहा सुनी की किसी न किसी बात की लेकर रोज का रोज ये सब चल रहा था। और ऐसे चलते चलते रोज झगड़ा, रोज रोज मारपीट, और मारपीट अब ये दरोगा अपनी पत्नी के साथ कुछ ज्यादा भी करने लगता है। अप्रैल 2015 की बात है, ईशा नाराज होकर अपने मायके चली जाती है, और अपनी माँ को पूरी कहानी बताती है कि उसके साथ ऐसा सल क्या गया है। उसने प्यार का नाटक किया, उसे प्रेम जाल में फंसाया, प्रेम जाल में फंसाने के बाद अब कहानी यहाँ तक आ गई है। जब बेटी अपनी माँ के घर पहुंच जाती है तो घर वालों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, अब करे तो क्या करे, क्योंकि कहानी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, और वो खुद परेशान थे। आखिरकार लड़की अपने घर पर थी। जब अगला महीना यानी कि मार्च अप्रैल मई का महीना आ जाता है, और यह तारीख है रही होगी आपकी लगभग 17 मई 2015 की। आखिरकार घर का एक रिश्तेदार, एक जिम्मेदार आदमी ने इस लड़की को, ईशा को, साथी ज्ञानेंद्र सिंह जो दरोगा होता है, उन दोनों को आसपास में बैठाया। आसपास में बिठाने के बाद उन्हें पूरा तरीके से समझाने की कोशिश की, और कहा कि जिंदगी को अब इसे निभाने की कोशिश करना है। जब तक तुम्हें यह नहीं पता था कि शादी
शादीशुदा नहीं है तब तक तो तुम्हारी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। अब इन्होंने इस रिश्ते को निभाने की तमाम कोशिशें भी की थी। जब ये बात कही जाती है तो आखिरकार उस लड़की के दिमाग में बात आ जाती है, और जैसे ही लड़की की बात दिमाग में आती है दरोगा जी भी खुश हो जाते हैं, और यह कहा जाता है कि लड़की को अपने ले जो है आपने लेके जाना, क्योंकि ज्यादा परेशान मत करना, मारपीट मत करना। दरोगे की बात में समझ में आ जाती है कि 18 मई 2025 की दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास वो घर जाते हैं। यानी कि सासू माँ विनीता से बात करते हैं और सासू माँ कहते हैं कि सासू माँ मैं अपनी पत्नी को शिफ्ट कर रहा हूँ। उनकी अपनी खुद की लड़की की यूपी 78 सी थी 5281 वाले, वो इसे मैं लेके जाना चाहता हूँ, जिसे मुक्ता देवी मंदिर है ना, मैं दर्शन करना चाहता हूँ और अपनी पत्नी के साथ लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि पति पत्नी का मामला था, इसीलिए किसी को क्या ऐतराज हो सकता है। वो अपनी पत्नी को लेकर सीधा मुक्ता देवी मंदिर में चले जाते हैं दर्शन करने के लिए, और रात हो जाती है। अब रात लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त था। सास यानी कि विनीता अपनी बेटी को फोन किया और इससे बातचीत करने की कोशिश की, तो उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। अब जब उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, उन्होंने सोचा कि हो सकता है किसी वजह से बैटरी बैटरी खत्म हो गई होगी। तो उन्होंने अपने दामाद यानी कि दरोगा ज्ञानेंद्र सिंह को फोन बुलाया। अब जब ज्ञानेंद्र सिंह को फोन लगाया तो उनका भी नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। अब यहाँ पर विनेता को ऐसा लगने लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मेरी बेटी के साथ कुछ गलत जरूर हुआ है। वो दौड़ते हुए अपने बेटे को लेकर काका देव थाने पहुंच जाती है और जाकर कहती है कि साहब मेरी बेटी दामाद के साथ दोपहर 3 बजे निकले थे और रात 8 बजे से मैंने फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। आप मदद कर दीजिए, आप इसमें देख लीजिए। पुलिस वालों ने पूरी बात सुनी। बात सुनने के बाद कहा कि मियाँ और बीवी का मामला है, स्विच ऑफ तो हो गया होगा, तुम्हें तो इतना परेशान क्यों हो रही हो, जाओ घर जाओ, आराम से जाकर सोना। माँ को इस तरह से समझाकर जब उसने ज्यादा कुछ कहने की कोशिश की तो डांट डपट के उन्होंने भगा दिया कि जाओ यहाँ से, काम करो। जैसा पुलिस का अमूमन कई बार रवैया हो जाता है, तो यहाँ पर रवैया कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। इसके बाद महिला चली जाती है, परेशान होती है और रात भर अपनी यानी बेटी का इंतजार कर रही थी कि कब उसका जो फोन है वो था ऑन होगा और कब अपनी बेटी से बात करेगी। रात भर में जितनी बार भी माँ की आंख खुलती है अपनी बेटी से बात करने के, तमाम बार उसने मोबाइल का फोन लगाया, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल रही थी। अगला दिन निकलता है। अगला दिन निकलने के बाद क्योंकि उसे पता था कि काका देव थाने वाले तो उसने बात सुनने वाले है नहीं, वो बड़े अधिकारी यानी कि एसपी के पास पहुंच जाती है और जाकर कहती है कि साहब देखो मेरी बेटी इस तरह से गायब हो गई है, उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, आप देख लीजिए। अभी एसपी साहब ने बात सुनी। 19 मई 2015 को आदेश कर दिया। आखिरकार इसके बावजूद भी रात 9:45 के काका देव थाने के अंदर एफआईआर दर्ज करा ली जाती है, लेकिन पुलिस उतनी शिद्दत उतनी ईमानदारी से काम उस लड़की को यानी कि सब ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही थी और ना उसी दरोगा को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार घर वाले भी अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रहे थे, इधर से उधर बात करने की कोशिश करते, लेकिन इस बीच में एक फोन आता है उसने भागकर किसी से शादी कर ली और वहां से ना खाना में सब कुछ हो जाता है। इसलिए आप परेशान ना हो, बिल्कुल इस तरह की कहानी रची गई। अब कहीं ना कहीं घर वालों को भी थोड़ी टेंशन हो रही थी, परेशानी हो रही थी। इसी बीच में 21 मई 2015 को यह बात है, लंदन में बैठे एक व्यक्ति जिनका नाम मनोज सिंह होता है। मनोज सिंह की आदत थी कि अपने यहाँ के इलाके का अखबारों को देखना, यानी कि खास वो अमर उजाला अखबार को देख रहे थे और वो जो उजाला के इंटरनेट पर खबर पढ़ रहे थे। तो ये खबर पढ़ते पढ़ते इसी बीच में खबर उनके सामने टकरा जाती है। खबर में कुछ देखते हैं कि एक जिला कौशाम्बी है जहां से यानी कि इस घटना स्थल के 167 किलोमीटर दूर है। दरअसल वहां पर एक लाश मिली है। लाश जो मिली है उसकी गर्दन यानी कि सर तो है नहीं है, बाकी पूरा हिस्सा है नग्न हालत में। और उसकी जो खास बात यह है कि उसके एक कंधे पर टैटू बना हुआ है और साथ ही हाथ में घड़ी है। जब घड़ी को जूम करके बार बार उन्होंने अपने जो उसमें लैपटॉप में देखने की कोशिश की तो पता चलता है कि यह घड़ी तो उन्होंने अपनी साली को गिफ्ट कराई थी। यानी कि जो व्यक्ति लंदन में बैठा हुआ देख रहा है, दरअसल वो ईसा का सगा जीजा होता है। उन्होंने देखा कि यह हो ना हो उनकी बेटी उनकी साली है, तभी वो अपनी सास को विनीता को मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, बातचीत करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से लगभग 167 किलोमीटर दूर कौशाम्बी जाना चाहिए और कौशाम्बी में जाकर यह पता करना चाहिए कि यहाँ महवा घाट थाना क्षेत्र में जो राजापुर पुल है उसके पास में जो लाश मिली वो लाश आखिरकार किसकी है। अभी यहाँ से घर वाले यानी कि जो विनीता है उसका बेटा और बाकी परिवार के कुछ लोग जाते हैं और कौशाम्बी जिले में जाने के बाद पुलिस वालों से बातचीत करते हैं। अब उधर पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज करा ली थी और बाकी जो हिस्सा था यानी कि जो सर था उसे ढूंढने की तमाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिल नहीं पा रही थी। और वहां पर सूचना मिली 19 मई 2015 की सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास एक राहगीर को सड़क के किनारे की लाश मिलती है नग्न अवस्था में और वो बताता है कि साहब देखो यह जो थाना है
महवा घाट वहां से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है और उसे जाकर सूचना दी। मोटरसाइकिल वाले ने कहा कि साहब इस तरह से लाश पड़ी हुई है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और बाकी के जो उसके हिस्से को तलाशने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिल रहा था। पुलिस को मिला था तो उसके कंधे पर एक टैटू मिला था, हाथ में घड़ी मिली थी और हाथ में एक पट्टी बंधी हुई थी। और पट्टी होने के साथ-साथ उसके शरीर पर कई यानी अलग-अलग जो हिस्सों में कुछ गहने भी उसके पहने हुए थे जो सुरक्षित थे। यानी कि इससे साफ पता चल रहा था कि लूट-पाट नहीं बल्कि या तो बहुत ज़्यादा दुश्मनी बाँधने वाला है जो इससे बात की हत्या है। लेकिन कौन है, कौन नहीं, ये लड़की कौन है, इसकी जो शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे थे, इसी बीच में विनीता 167 किलोमीटर दूर चलकर थाना क्षेत्र पहुंच जाती है और जाकर बातचीत करती है। कहा कि मेरी मोर्चरी को जो लाश रखी हुई है आप उनको देखना चाहिए। अगर इसको पहचान कर ली जाती है, मेरी बेटी की कंधे पर बने टैटू से पहचान कर ली जाती है कि बेटी बेटी की गहनों से पहचान कर ली जाती है और साथ ही हाथ में जो उसकी पट्टी बंधी हुई थी, जो चोट लगी हुई थी, उसे पहचान कर ली जाती है। जब आखिरकार पुलिस के पास पाया जाता है, पुलिस को पूरी कहानी बताई जाती है कि मेरे दामाद को ही इसमें कुछ न कुछ हरकत है। जो दरोगा है उसी वक्त में उसको तैनाती थी। बताया जाता है कि प्रतापगढ़ में तैनाती होने के बाद आखिरकार पुलिस ने उसको ढूंढने की कोशिश करना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस के दरोगा हाथ ही नहीं लगा रहा था। चुपके से दरोगा ने किसी वकील से संपर्क किया और वकील से संपर्क करने के बाद 8 जून 2015 को उसने कहा कि मैं कोर्ट में सरेंडर करना चाहता हूँ। जैसे ही ये बात है और वकीलों को पता चलती है, दूसरे अन्य वकीलों को बात फैल जाती है कि एक दरोगा है जिसकी पोस्टिंग वहाँ है, कानपुर में रहने वाली एक लड़की से प्यार का नाटक किया, उसे जाल में फंसाया, शादी की और पहले से शादीशुदा होता है। अब कानपुर में रहने वाली एक लड़की से प्यार का नाटक किया, उसे जाल में फंसाया, शादी की और उससे पहले से शादीशुदा होती है। यह कहानी पूरा कानपुर के अलग-अलग इलाकों में जगह फैल जाती है और बहुत तेजी के साथ यह मामला वायरल भी हुआ। उस वक्त जो अफवाह में प्रकाशित भी हो रहा था, छप भी रहा था और वकीलों ने उस दरोगा को पकड़ा और पकड़ने के बाद जब उसको पीटना शुरू किया है, तो इतना पीटा कि उसके तन पर सिर्फ अंडरवियर बचा था। बाकी कोई हिस्सा उसका जो था वो सही नहीं था। यानी कि पिटाई उसकी खूब होती है और जो पुलिस वाले साथ में आए थे उनको भी काफ़ी उनकी पिटाई हो जाती है। जो वकील पीट रहे थे तो उन्हें वो देखते हैं कि क्या कौन असली आरोपी है या कौन बचाने वाला है, उसको पीटना शुरू कर देते हैं। तभी उन पुलिस वालों ने उसके हाथ पकड़े और पकड़ने के बाद भगाते चले जाते हैं। डीएम की जो ऑफिस होता है उसके ठीक सामने गाड़ी खड़ी हुई थी। गाड़ी खड़ी होने के बाद उन्होंने कहा कि आप इस गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं तो ये वकील मार-मार कर आपके हवाई जहाज बना देंगे। कुछ इस तरह की बातें थी। उसके बाद फिर दरोगा जी को लेकर वहाँ से जाते हैं और मामला फिर ये अदालत में पहुँच जाता है। इसकी जाँच-पड़ताल की जाती है और जाँच-पड़ताल करने के बाद ये पता चलता है कि दरअसल दरोगा अपनी पत्नी को लेकर इतना परेशान हो चुका था कि रोज़-रोज़ घर में कलेश होने लगा था और जब दूसरी शादी के बारे में उसे पता चल गया था, इस बात को लेकर वो परेशान था। उसे प्लानिंग कर लिया गया कि इसको किसी भी कीमत में छोड़ना नहीं है। अपनी पत्नी को धोखे से मंदिर जाने के बहाने उसे ले जाता है और ले जाने के बाद उसी जो उसका तार से गला घोंटकर हत्या कर देता है और उसकी सर्जिकल ब्लेड की मदद उसके गले को तब तक काटने की कोशिश करता है जब तक ये सर धड़ से बिल्कुल अलग नहीं हो जाता है। यहाँ से लगभग 167 किलोमीटर दूर वो उसे लेके जाता है और वहां से ले जाने के बाद जिला कौशाम्बी में एक महिला घाट में एक राजापुर पुल होता है और वहां पर यमुना नदी होती है। यमुना नदी में अच्छा खासा पानी भी था, उसे मौका पाते हुए उसमें फेंक देता है और फेंकने के बाद धड़ को फेंकने की कोशिश कर रहा था तो वो बताता है कि कार की लाइट पड़ती है, ऐसा लगा कि शायद ये कार वाले ने उसको देख लिया, लेकिन कार वाले ने उसको देखा नहीं था। देखता तो वो पुलिस के हाथों हाथ फोन कर देता। अगले दिन सुबह कोई मोटरसाइकिल वाला जो राहगीर था वो फोन नहीं करता। पुलिस ने इस मामले में पूरी चार्जशीट लगाती है। चार्जशीट लगाने के बाद अब यह व्यक्ति तो यानी कि दरोगा तो पकड़ा गया था, उसे जेल भेजा जाता है और इस मामले की लगातार अदालत में उस पर सुनवाई हो रही थी और दरोगा को पूरा भरोसा था, यकीन था, क्योंकि पुलिस ने यह बताया जाता है कि इतनी मदद करी थी कि यह केस ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा और इसमें कई लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाते हैं। 5 ऐसे आरोपी थे, इसलिए अदालत ने उसको सबूतों के अभाव में छोड़ दिया। लेकिन ज्ञानेंद्र सिंह ने अपनी कोशिश की खूब, यानी खुद अदालत में वकील के भेष में भी आते थे और लड़ने की कोशिश की। अपने पूरे-पूरे कई-कई पन्नों की भी जो चार्जशीट लगी हुई थी, उसमें भी कुछ हिस्सों को उन्होंने खुद विशेष चैलेंज किया। लेकिन जज साहब ने पूरी कहानी को सुना और सुनने के बाद जो वकील ने जिरह किया और एक-एक सबूत को बड़े ढंग से तरतीब से साथ रखा, तो फिर अदालत यानी कि न्यायालय पर जो 17 दिन न्यायाधीश होती है जो सुश्री श्री 24 सितंबर 2025 को उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, इतना रुपया जुर्माना इन पर जो दंड रखा जाता है। जब ये खबर अखबारों में प्रकाशित होती है तो 10 साल पुराने पर इस घटना का पूर्व लोगों को याद आ जाती है कि 10 साल पहले
किस ऐसे दरोगा ने किस तरह से प्यार का नाटक किया, किस तरीके से एक हत्याकांड का अंजाम दिया था। दरअसल ये उस दौर का बहुत चर्चित घटनाओं में से एक घटना थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है और आपको यह बताना है कि जिस तरह से दरोगा ने चालाकी की और चालाकी करने के बाद एक शादी के बाद दूसरी शादी कर लेता है, उसे लगा कि शादी शायद कभी पता नहीं चल पाएगा, लेकिन अगर जब पता चलेगा तो सब कुछ राजीनामा हो जाएगा, ठीक-ठाक हो गया, नहीं हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना केवल खुद की ज़िंदगी बर्बाद हुई, बल्कि 2 बच्चों की जो पहले थी उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद हुई, पत्नी की भी ज़िंदगी बर्बाद हुई, एक की हत्या कर देता है और एक की बेटी को सुनाया शायद जिसको नानी पाल रही है। दोस्तों, ऐसा घटना आज के सामाजिक दौर में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, जाते-जाते जो आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला प्रवीण नुसंखा और मदनलाल, इनको आज आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।